गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूं, जिसमें हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनीशन और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो कुछ भी होता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉपी और पेन निकालिए, मेरे साथ जुड़ जाइए और सबसे पहले हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मुझे देखना है ना, क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। एक लाइन लिखना है, इट इज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। इन द फॉर्म ऑफ चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, एनर्जी चार्ज के फॉर्म में है ना, जिसका यूज हम करते हैं पंखा को चलाने में, गीजर को चलाने में, फ्रिज को चलाने में, है ना, बल्ब को जलाने में, ग्लो कराने में, इन सब चीज को रनिंग करने में हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सिंपल समझना है, चार्ज को ही इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज व्हिच इज यूज्ड टू रन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लायंसेस कनेक्टेड इन द सर्किट। एक लाइन और लिख लेना है, इट इज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज which is used to run different types of electrical appliances. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कराने में हम एनर्जी का यूज करते हैं, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? चार्ज से। चार्ज ही जो है ना वहाँ पे जाके एनर्जी बन जाती है। तो सिंपल सा डिफिनेशन याद रखना है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड टू रन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्लायंसेज कनेक्टेड इन द सर्किट। इलेक्ट्रिकल क्या है? different types of electrical appliances connected in the circuit, है ना। सर्किट में डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि बल्ब हुआ, पंखा है, गीजर है, फैन है, इन सबको हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, और वहां पे जब एनर्जी जाती है, कौन सी एनर्जी? चार्ज के फॉर्म में जब एनर्जी जाती है तो पूरा का पूरा जितने भी अप्लायंसेस हैं वो रन करना स्टार्ट कर देता है, उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अब देखिए, अभी आपको लग रहा होगा कैसे सर चार्ज, अभी जब हम आपको बताएंगे ना पूरा तो फिर पता चल जाएगा एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी क्या है। चार्ज है, चार्ज को ही इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। जिसे मैं कहूँगा इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। लिखना है 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन कौन से? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहला जो हो जाएगा, अगर मैं इसको कहूँ पहला नंबर क्या हो जाएगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक। और दूसरा क्या होता है? दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी। है ना, पहला मैं बोला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा बोला करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? द इलेक्ट्रिसिटी इन व्हिच चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज, यानी जो चार्ज रुका हुआ है, जो चार्ज रेस्ट में है, उसी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, है ना। इन द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज remains at rest. In the static electricity, charge remains at rest. But in the current electricity, current का मतलब होता है मोशन, करंट का मतलब मोशन, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज। जो चार्ज मोशन में हो उसे हम क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज मूविंग,
चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। जब चार्ज मोशन में रहता है तो उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बस इलेक्ट्रिसिटी का इतना सब था मीनिंग। समझ में आ गया? अब तो समझ में आया कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज होता है। वही चार्ज जब रेस्ट में रहता है उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और वही चार्ज जब मूव करता है, जब वही चार्ज मूव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हो गया क्लियर? चलिए इसको नोट करिएगा, नोट करिए। अब देखिए, कर लिए नोट? ओके। ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ना है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हेडिंग डालिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, है ना। हेडिंग डालिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी? ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा, बस लेक्चर शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, मजा आ जाएगा, है ना। जैसे देखिए मैं हेडिंग डाल रहा हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी? जैसे मैं कहूंगा यहां पे मैं एक कंडक्टर ले रहा हूं, ये कंडक्टर लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ भी हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया का मैं एक कंडक्टर लिया। अब ये तो जानते हो देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में, आप काउंट थोड़ी ना कर पाओगे। अगर मैं कहूँ तो लगभग 10 टू द पावर जो है ना 29 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें? कंडक्टर में। एक क्यूबिक मीटर में 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं कितना होता है? ये बहुत ज़्यादा होता है। ये डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस वैसे आपको बता रहा था। अब देखिए, अब मैं अगर कहूँगा आपको ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस कंडक्टर से होके फ्लो करेगा। ये कंडक्टर जो है इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। जैसे ही हम यहाँ पे सर्किट से कनेक्ट किए, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना। जैसे मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जाएगा? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा और करंट इधर फ्लो करेगा, जो कि हम बाद में बताएंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। अभी तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कंडक्टर को जैसे ही बैटरी से जोड़ा, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देगा और ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। समझ गए क्या? तो इसी को मतलब इलेक्ट्रॉन टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से होके कितना फ्लो किया, उसी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स या हाउ मच चार्ज फ्लो अपॉन इन हाउ मच टाइम, कितना चार्ज फ्लो किया अपॉन कितने टाइम में किया, बस वही इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द, इसको लिखना है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या मैं बोला? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम आई से डिनोट करते हैं,
है ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं करंट इज इक्वल टू, चार्ज फ्लोज होता है चार्ज अपॉन टाइम, है ना। यदि करंट को I से डिनोट किया जाए, चार्ज को Q से डिनोट किया जाए, मान लिया कि Q चार्ज, है ना, Q चार्ज T टाइम में फ्लो किया तो Q अपॉन T हो जाएगा, I बराबर Q अपॉन T। यहाँ से निकल कर आ गया, समझ गए क्या, यहाँ से निकल कर आ गया करंट बराबर Q अपॉन T, जहाँ पे I क्या है, I करंट है ना, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, I करंट है, Q चार्ज है और T जो है ये टाइम है, समझ गए क्या। चलिए ठीक है, अब जो है इसको नोट करिए, नोट हो गया, ठीक। अब मैं बताने वाला हूं एक क्वेश्चन इसी पे दे रहा हूं, है ना, जिससे मैं कहूंगा आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नोट करिएगा। इफ एन इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इफ एन इलेक्ट्रॉन्स pass through a conductor in time t, then find current passing through it। क्या मैं बोला, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से होके n इलेक्ट्रॉन पास किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास किया, मान लिया n इलेक्ट्रॉन्स पास किया, है ना, कितने टाइम में, t टाइम में, n इलेक्ट्रॉन्स पास किया कितने टाइम में, t टाइम में। तो बताइए I की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T, Q अपॉन T। अब मुझे ये बताइए कि चार्ज कितना होगा, यदि n इलेक्ट्रॉन्स T टाइम में पास हो रहा है तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q बराबर आप यहाँ से लिख सकते हैं ना। सुनिए, जितना इलेक्ट्रॉन्स है, कितना इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज निकल जाएगा। मान लिया एक इलेक्ट्रॉन है, कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, कितना होगा, जैसे मैं बताऊंगा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यदि 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कितना चार्ज होगा, 2 इंटू, मतलब यहीं पे लिखता हूँ 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 होंगे तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि n इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो n से मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ से क्या आया, Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि Q बराबर जो निकला है Ne निकला। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, Ne अपॉन T, और यहाँ से आ गया I बराबर Ne अपॉन T। समझ गए क्या, ये सब नहीं लिखना है। यहाँ से हो गया I बराबर Ne अपॉन T, जहाँ पे वेयर I बराबर करेंट, N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, E बराबर चार्ज ऑन N इलेक्ट्रॉन्स, N इलेक्ट्रॉन, और T बराबर क्या है, टाइम है, T बराबर टाइम देकर रखा है। तो यहां से आ गया क्या, आ गया I बराबर Ne अपॉन T, बस इतना करना है। नंबर ऑफ, टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज आ जाएगा, जो कि Q बराबर Ne आया। अब मैं क्या किया, Q का मान यहाँ पे रख दिया, Ne अपॉन T आ गया, यानी कि I बराबर Ne अपॉन T, है ना, I बराबर Ne अपॉन T, जहाँ पे I करंट है, N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E बराबर चार्ज ऑन N इलेक्ट्रॉन्स एंड T बराबर टाइम। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, नोट हो गया, चलिए ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं, ये चीजें भी आ गई।
अब हम आपको बताएंगे यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? यूनिट ऑफ करंट है ना। अब देखिए, आप जानते हैं करंट I बराबर Q/T होता है। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट ऑफ कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम्ब। एंड यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? सेकेंड। यानी कि कूलम्ब पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है? करंट की यूनिट। और इसी को क्या कहा जाता है? एम्पियर। इसी को एम्पियर कहा जाता है। कूलम्ब पर सेकेंड को ही एम्पियर कहा जाता है। समझ गए क्या? चलिए ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज 1 एम्पियर? व्हाट इज एन एम्पियर लिखिए, अच्छा रहेगा। व्हाट इज एन एम्पियर? एक एम्पियर क्या होता है उसको डिफाइन करिए। ठीक है, हम करते हैं। आप जानते हैं I बराबर Q/T होता है। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ इफ ये कंडक्टर है बाबू, है ना, इस कंडक्टर से होके यदि मान लिया चार्ज Q बराबर 1 कूलम्ब, T बराबर 1 सेकेंड में पास करता है। मान लिया कि T बराबर 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से होके पास कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? इफ Q बराबर 1 कूलम्ब एंड T बराबर 1 सेकेंड, देन I बराबर क्या हो जाएगा? Q का मान कितना रख दे? 1 कूलम्ब, और T का मान कितना रख दे? 1 सेकेंड। क्या आ जाएगा? 1 कूलम्ब पर सेकेंड को एम्पियर कहा जाता है, तो 1 एम्पियर आ गया। समझ गए? 1 एम्पियर आ गया। यहाँ पे याद रखना है, एम्पियर को कैपिटल A से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब एक 1 कूलम्ब चार्ज को इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से होकर T टाइम में पास कराया, तो उसी को 1 एम्पियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनिएगा, when 1 coulomb charge passing through a conductor in 1 second, then that current is called 1 ampere। समझे क्या? समझे क्या? मैं इसे यहाँ पे मिटा के लिख रहा हूँ। क्या होता है 1 एम्पियर? when 1 coulomb चार्ज, है ना, 1 coulomb चार्ज passing through a conductor in 1 second, then that current is called 1 एम्पियर। समझे क्या? क्या होता है 1 एम्पियर? समझ गए? When 1 coulomb charge passing through a conductor in 1 second, then that current is called 1 एम्पियर। जब 1 coulomb चार्ज को किसी कंडक्टर से होकर 1 सेकेंड में पास कराया जाता है, तब जो करंट होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिए? फिर मैं आपको बताता हूं कि करंट को हम मेजर कैसे करते हैं। ठीक, हाउ वी मेजर करंट। तो हेडिंग डालिएगा, मेजरमेंट ऑफ करंट। मेजरमेंट ऑफ करंट। देखिए, करंट जो है, करंट वोल्ट मीटर, आमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है ना। इट इज मेजर्ड बाय आमीटर। इसको हम आमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? आमीटर के द्वारा करंट को मेजर किया जाता है। और अगर मैं कहूँ आपको कि आमीटर जो है ना, इसके पास लो रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है? इट हैज लो रेसिस्टेंस। इसके पास लो रेसिस्टेंस होता है। क्यों होता है लो रेसिस्टेंस? लो रेसिस्टेंस इसलिए होता है क्योंकि इसके पास अगर हाई रेसिस्टेंस होगा
तो ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दे पाएगा, क्योंकि सर्किट में जो भी करंट जाएगा कुछ ना कुछ ये भी यूज कर लेगा, है ना। इसलिए इसके पास जितना मिनिमम रेसिस्टेंस हो सके उतना दिया जाता है, ताकि इस एमीटर की वजह से एनर्जी लॉस ना हो, करंट लॉस ना हो, इसलिए लो रेसिस्टेंस रहता है। एंड इट इज कलेक्टेड इन द सर्किट इन द सीरीज। इसको सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है ना। इसको सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूं अभी, जैसे मैं यहाँ पे एक बल्ब लगाया, अब यहाँ से एक सर्किट बनाया, है ना, ये सर्किट है, और यहाँ पे जो है एमीटर लगाया, यहाँ पे एक बैटरी, और यहाँ पे एक की लगाया, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये स्विच है, की है ना, और ये बैटरी है, और ये बल्ब है, और यहाँ पे ये जो है ये एमीटर है। यहाँ पे याद रखना है कि ये जो एमीटर है ना, बैटरी का जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है इस तरफ, तो यहाँ से एमीटर में भी इस साइड जो होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल दोनों एक साथ होते हैं। फिर देखिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल इधर से आएंगे लौट के, यहाँ पे आया, ये नेगेटिव आ गया, है ना। तो याद रखना है एमीटर का जो प्लस साइन होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और माइनस साइन जो होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर। समझ गए? पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और नेगेटिव टर्मिनल की ओर जो होगा एमीटर का भी नेगेटिव। समझ गए? चलिए ठीक है। तो एमीटर को सीरीज में जोड़ा गया, देख रहे हैं सीरीज में जोड़ा जा रहा है। वहां पे वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता था सर्किट में। समझ गए यहां से? तो ठीक है, इसको नोट करिएगा। हो गया नोट? ओके। अब देखिए मेजरमेंट भी हो गया। अब हम आपको बताएंगे 2-3 प्रॉपर्टीज है करंट का, वो हम करा देते हैं। पहला नंबर डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट में हम आपको क्या बताएंगे, जैसे मैं कहूँगा यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। इसको हम हाई पोटेंशियल भी बोलते हैं, हाई पोटेंशियल, और इसे लो पोटेंशियल। समझ गए? पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल। अगर मैं इस बीच में इलेक्ट्रॉन को रख दूं तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा या फिर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा? तो आंसर आप बोल रहे होंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आएगा। और फिर करंट की अगर मैं बात करूं तो करंट जो होता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, एंड करंट हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। यहां से लिखना है करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन लो से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करेगा और करंट हमेशा हाई से लो की ओर जाएगा। इसलिए यहां पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या देख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इक्वल टू अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ या फ्लो ऑफ, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के डायरेक्शन में अपोजिट में करंट फ्लो करता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट उधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में
तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्लो करेगा। समझ गए? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट? डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, सिर्फ मैं बोल देता हूं, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द सेम डायरेक्शन इन विच प्रोटॉन आर फ्लोइंग। जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में करंट जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। याद रखना यहां से, ठीक है? प्रोटॉन हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की ओर जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर आता है, और करंट किधर जाता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आ गया समझ में? ठीक है, इसको नोट करिएगा। कर लिए? ठीक। अब हम आपको बताएंगे कि करंट जो है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। करंट हैज मैग्नीट्यूड as well as direction. Current has magnitude and direction, but it is a scalar quantity. Scalar quantity. Why? क्यों ऐसा होता है? करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों? देखिए, अभी तक जो हम वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनेशन पढ़ते आ रहे थे उसमें सिर्फ ये पढ़ते थे द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। पर ये पूरा का पूरा डिफिनेशन कंप्लीट नहीं है। इसके साथ वेक्टर के लिए एक चीज और चाहिए, वो क्या होता है? द वेक्टर एडिशन लॉ। यदि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो वो वेक्टर नहीं हो सकता। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर एडिशन लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। तो अभी से आप क्या डिफिनेशन दीजिएगा वेक्टर का? द क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड व्हिच फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। है ना? क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी? लिखना है द क्वांटिटी। अब यहां लिखना है क्यों ऐसा फॉलो नहीं कर रहा है, क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि करंट जो है वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक। तो यहां पास एक लाइन लिखना है, करंट हैज magnitude as well as direction but it is a scalar quantity because it does not follow the vector addition law। अब वेक्टर एडिशन लॉ क्या होता है अभी अगर हम बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हाँ शॉर्टकट में मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ। पहले इसको नोट करिए। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो मैं 1 मिनट में वेक्टर एडिशन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, ताकि आपको जैसे ही आएगा ना कि वेक्टर एडिशन लॉ आपको मन में आ जाएगा, अच्छा ये होता है। जैसे देखिए, इसको मैं मिटा दूं। ठीक, होता क्या है, एडिशन जो होता है ना 2 टाइप के होते हैं, एक वेक्टर एडिशन लॉ, दूसरा सिंपल अलजेब्रिक एडिशन लॉ। सिंपल अलजेब्रिक एडिशन में क्या होता है, अगर आप 3 + 4 करिएगा, 3 + 4 करिएगा हमेशा 7 ही होगा। ये कौन सा है? सिंपल अलजेब्रिक रूल। सिंपल अलजेब्रिक रूल में 3 + 4 बराबर हमेशा 7 ही होगा। लेकिन यदि आप वेक्टर एडिशन लॉ से जोड़िएगा तो 3 + 4 जो है कभी 1 भी हो सकता है,
कभी 2 भी हो सकता है और ये मैक्सिमम 7 तक हो सकता है। मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम 7, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो होती है वेक्टर एडिशन लॉ करने में, है ना, वो कितना होता है? मिनिमम वैल्यू 3, 4 - 3 = 1 और मैक्सिमम जो हो जाएगा कितना होगा? 4 + 3 = 7। मतलब अगर 2 क्वांटिटी दे दिया फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर एडिशन लॉ करने के लिए, तो उसमें से मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 4 + 3 7 और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? दोनों का डिफरेंस। मैक्सिमम वैल्यू दोनों का एडिशन, दोनों को ऐड करने पे जो आएगा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम दोनों के डिफरेंस के बराबर हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेक्टर एडिशन लॉ जो होता है वो एंगल पे डिपेंड करता है। दोनों वेक्टर के बीच, दोनों क्वांटिटी के बीच एंगल कितना है उस पर डिपेंड करेगा। एंगल कितना है, जैसे मैं कहूँगा एक जो है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँगा, मान लिया यहाँ पे एक फोर्स इधर लग रहा है ना, और जैसे मैं बात करूँगा एक फोर्स इधर है कितना 3 न्यूटन और दूसरा फोर्स 4 न्यूटन इधर है ना। अब यहाँ से जो है इसको यहाँ से कनेक्ट किया, समझ गए? अब इसको बोलेगा बताओ 3 न्यूटन और 4 न्यूटन को जोड़ेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? तो 5 न्यूटन। कितनी? क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल है ना 90 डिग्री है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अब देखिए अब क्या होगा यदि मैं इस दोनों फोर्स को एक ही डायरेक्शन में कर दूं। जैसे मैं कहूँगा एक ही डायरेक्शन में 4 न्यूटन किया, ये न्यूटन है, और दूसरा फोर्स भी ये 3 न्यूटन कर दिया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? दोनों एक सीध में आई ना, दोनों जुड़ जाएगा, एक ही डायरेक्शन में है, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 7 न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए मिनिमम 1 कैसे हो सकता है? एक फोर्स इधर है 4 न्यूटन और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में कितना 3 न्यूटन। टोटल इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? तो 1 न्यूटन। 4 इधर 3 उधर, तो बीच में 1 ही बचा ना, तो 1 न्यूटन हो गया। समझ गए क्या? तो ये होता है वेक्टर एडिशन लॉ। इसमें मैं ज़्यादा आपको नहीं बता रहा क्योंकि ये तो 15 दिन का लेक्चर है। वेक्टर जब हम पढ़ाते हैं 11th में तो 15 से 20 दिन लगता है। समझ गए क्या? तो अभी तो मैं आपको सिर्फ फील दे रहा था कि वेक्टर एडिशन होता क्या है। वेक्टर एडिशन एक ऐसा लॉ है, ऐसा जोड़ने का तरीका है, एडिशन लॉ है, जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू दोनों को जोड़कर के बराबर होता है और मिनिमम वैल्यू दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। जैसे 4 और 3 दे दिया तो इसका एडिशन करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 और 7 के बीच कुछ भी आ सकता है। तो ये वेक्टर एडिशन लॉ होता है। अभी मैं ज़्यादा इस पर नहीं चर्चा कर रहा, तो चलिए अभी से ये चीज़ें हो गई, इसको मिटा दे। ठीक, अब जो है इसमें हम आपको बताएंगे तीसरा पॉइंट जो है प्रॉपर्टीज में। जैसे मैं कहूँगा यहाँ पे करंट जो है I1 बराबर आया, यहाँ से I2 बराबर आया और यहाँ से I3 बराबर आया और यहाँ से I4 बराबर बाहर निकल गया, है ना। तो यहाँ पे जंक्शन रूल ये कहता है कि I1 + I2 + I3 बराबर I4। मतलब क्या लिखा मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि नेट इनवर्ड करंट इज इक्वल टू नेट आउटवर्ड करंट। नेट इनवर्ड करंट मतलब I1 जो करंट है ना जी, ये इधर से अंदर की ओर आ रहा है। I2 करंट भी अंदर की ओर, इस पॉइंट की ओर आ रहा है, और I3 भी करंट पॉइंट की ओर ही आ रहा है। लेकिन ये I4 करंट जो है बाहर की ओर निकल रहा है। इस पॉइंट की ओर जितने भी करंट आ रहा है वो इक्वल होगा जितना करंट इससे बाहर निकल रहा है। मतलब जो करंट आया उतना ही बाहर निकलेगा। I1 + I2 + I3 करंट तीनों आ रहा है और I4 बाहर निकल रहा है, इसलिए I1 + I2 + I3 बराबर I4 हो जाएगा। क्या मैं बोला? लिखना है यहाँ पे नेट ऐसे लिखना है, एट द जंक्शन पॉइंट net inward current is equal to net outward current, है ना। नेट इनवर्ड करंट इज इक्वल टू नेट आउटवर्ड करंट। जितना करंट इस पॉइंट की ओर आएगा तो उतना ही करंट इस पॉइंट से बाहर भी जाएगा। नेट इनवर्ड करंट इज इक्वल टू नेट आउटवर्ड करंट। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं यहाँ पे,
इससे मैं कहूँगा यहाँ से I1 बराबर 3 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से I2 बराबर 2 एम्पियर आ रहा है, और यहाँ से I3 बराबर 1 एम्पियर जा रहा है इसके अंदर, और बाहर जो निकल रहा है वो I4। तो बताइए I4 कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4। अब देखेंगे I1 कितना है 3 एम्पियर, I2 कितना है 2 एम्पियर, I3 1 एम्पियर इक्वल टू कितना हो जाएगा I4, यानी कि 3 प्लस 2 प्लस 1 6 एम्पियर। 6 एम्पियर करंट I4 होगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 6 एम्पियर बाहर निकलेगा करंट। जितना करंट आएगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा। ये कहता है जंक्शन रूल, नेट इनवर्ड करंट इज इक्वल टू नेट आउटवर्ड करंट। समझ गए? ठीक है, इसको मिटाते हैं, मिटा दें इसे। ठीक, अब जो है हम आपको बताएंगे कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इस पे हम 2-3 मिनट चर्चा करेंगे और लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। लिखेगा कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, है ना। इंसुलेटर्स, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना है, ज्यादा नहीं देखना है ना। कंडक्टर्स क्या होता है? द सब्सटेंस व्हिच अलाउ टू फ्लो द करंट थ्रू इट। वैसा कंडक्टर जो वैसा सब्सटेंस जो खुद से होकर करंट को पास होने के लिए अलाउ करता है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। लिखना है यहाँ पे, द सब्सटेंस which allows the current passing through it। उसके बाद क्या होता है, कंडक्टर जो होते हैं इसके पास वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी लिखना है, कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या मैं बोला? इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूंगा, अब नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो करंट भी क्या करेगा? लार्ज फ्लो करेगा। हाई करंट फ्लो थ्रू इट, हाई करंट फ्लो थ्रू इट, है ना। इसके द्वारा हाई करंट फ्लो करता है। एग्जाम्पल क्या देंगे? जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, ऑरम है, etc। ये सारे के सारे जो होते हैं इसके पास हाई करंट फ्लो करता है क्योंकि इसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आते हैं हम सेमीकंडक्टर पे। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर जो होता है करंट फ्लो करना अलाउ करेगा, लेकिन जब हम इसमें इम्प्योरिटी मिलाएंगे तब, अदरवाइज ये रूम टेम्परेचर पे करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करता है। सेमीकंडक्टर कब अलाउ करेगा? जब इसमें हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे तब, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आपको इम्प्योरिटी के बारे में भी नहीं मालूम है तो हम ये पॉइंट नहीं लिखाएंगे। इसमें सिर्फ ये लिखना है आपको कि सेमीकंडक्टर जो है ये इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेरी करता है, हाई टू लो एंड लो टू हाई। लिखेगा नंबर ऑफ इन द सेमीकंडक्टर्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स vary from high to low and low to high, vary from high to low and low to high। समझ गए क्या मैं बोला? इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई टू लो एंड लो टू हाई वेरी करता है। उसके बाद मैं एक चीज और लिख सकता हूं यहाँ पे, करंट ऑल्सो वेरी फ्रॉम हाई टू लो एंड लो टू हाई। करंट इन द सेमीकंडक्टर, करंट वेरी फ्रॉम हाई टू लो एंड लो टू हाई।
ठीक, यहाँ से ये चीज़ें आ गई। अब अगर मैं बात करूँ इसका एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा? सिलिकन। सिलिकन होता है ना, सिलिकॉन। सिलिकन जो है सेमीकंडक्टर है। मैं जर्मेनियम की बात करूँ, जर्मेनियम, जर्मेनियम भी क्या है? सेमीकंडक्टर ही है। सिलिकन और जर्मेनियम दोनों सेमीकंडक्टर है और इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेरी करता है, हाई टू लो एंड लो टू हाई, एंड करंट ऑल्सो वेरी फ्रॉम हाई टू लो एंड लो टू हाई। यहाँ से सेमीकंडक्टर भी हो गया। दूसरा, तीसरा है इंसुलेटर। इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता ही है नहीं है, इसलिए करंट भी फ्लो करेगा नहीं करेगा। नो करंट फ्लो थ्रू इट, नो करंट फ्लो थ्रू इट। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं कहूंगा वुड है, प्लास्टिक है, ये सब क्या है? इंसुलेटर्स का एग्जाम्पल है। समझ गए मैं क्या बोला कंडक्टर के बारे में? कंडक्टर के बारे में बोला है द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द करंट फ्लो थ्रू इट एंड इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट फ्लो थ्रू इट इज हाई। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ऑरम, ये सब क्या है? कंडक्टर्स के एग्जाम्पल है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी करता है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेरी फ्रॉम हाई टू लो एंड लो टू हाई, और करंट भी वेरी करता है हाई टू लो एंड लो टू हाई। एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इंसुलेटर में देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नो करंट फ्लो थ्रू इट। जैसे एग्जाम्पल में वुड है, प्लास्टिक है, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, है ना। आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको लेके आएंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बताएंगे, उसमें ओम्स लॉ का ग्राफ बताएंगे, ठीक है। हो सकता है मैं रेसिस्टेंस भी उसी में स्टार्ट कर दूं, है ना। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।